करेंगे इसे जल्दी से जल्दी निपटाने की। चंद वंश के बारे में इतना समझ लो, इसको चंद इसलिए बोल रहे हैं, चंद वंश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर राजा ने अपने नाम के पीछे चंद की उपाधि लगाई। समझ रहे हो? जब एक व्यक्ति के नाम के पीछे चंद लगता है तो हम उसका नाम बोल सकते हैं उसको, लेकिन उसका बेटा भी नाम के पीछे चंद लगा रहा है तो वो नाम का हिस्सा ना होकर के वो एक उपाधि हो गई। सोम चंद, वीणा चंद, ठीक है, भारती चंद, ज्ञान चंद, ठीक है, बाज बहादुर चंद, सारे ये चंद का यूज कर रहे हैं। तो ये चंद लोग कौन थे, कहां से आए थे, किस जगह आए थे और इसकी कहानी क्या है तो मैं बताता हूं। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे थे कत्यूरी, चलो ऐसा करते हैं उत्तराखंड का एक रफ मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है कि पहले तो कत्यूरियों ने अपना सेंटर बनाया था यहां, जोशीमठ, ठीक है, और इस जोशीमठ को ये कार्तिकेयपुर के नाम से पुकारते थे, कार्तिकेयपुर इनकी राजधानी थी। फिर आपको पता है कि इनकी राजधानी चेंज हुई और ये कहां आ गए, कत्यूर वैली में, वैजनाथ के पास, यहां आ गए, कुमाऊं में शिफ्ट हो गए। ठीक है, इधर से कुमाऊं शिफ्ट हो गए, थोड़ा क्लोज दिखा दिया मैंने, पर मैप के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं ये गढ़वाल कुमाऊं का हिस्सा है, ये गढ़वाल है, कुमाऊं है। तो यहाँ आ गए ये, जब ये यहाँ आए तो उसके बाद इनका कंट्रोल इस एरिया से छूट गए, यहाँ पे 52 गढ़ स्थापित हो गए, 52 अलग अलग किले हो गए, हर किले का एक किलेदार होता था। फिर बाद में क्या हुआ कि जब ये यहाँ आए, यहाँ आने के भी कुछ सौ साल बाद ये बिखर गए, इनका पतन हो गया। हर एक बंदा अपनी अपनी जगह में जहां जहां बैठा हुआ था, अपनी अपनी जगह में उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपने आप को राजा बना लिया। जैसे एक ये जगह पड़ती है अस्कोट, लगभग यहाँ, तो अस्कोट में कत्यूरियों ने अपने आप को स्वतंत्र किया और यहाँ का राजा खुद बन गए, रजवार बोलते थे अपने आप। एक यहाँ पे आ गए, ये थे नेपाल में जगह पड़ती है डोटी, यहाँ के मल्ल राजा थे। ठीक है, ये आ गए, यहाँ पे कत्यूरी हैं, यहाँ पे कत्यूरी एक ब्रांच डिवाइड हो गई, यहाँ पे एक कत्यूर घाटी, कत्यूर वैली में यहाँ पे आ गए। ठीक है, 12 मंडल, यानी कि ये आपका अल्मोड़ा, 12 मंडल, फलदा कोट, ठीक है, पाली पछाऊ, ये अल्मोड़ा में अलग अलग जगह पे बिखर के कत्यूरी इधर भी आ गए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह थी इसमें, ये जो जगह है आज चंपावत के नाम से जानी जाती है, जिला चंपावत। ये चंपावत को उस समय बोलते थे बच्चों काली कुमाऊं, क्या बोलते थे, काली कुमाऊं। तो उत्तराखंड के 13 जिलों में से एक जिला है जिसका नाम है चंपावत, और चंपावत का पुराना नाम क्या है, काली कुमाऊं। क्यों है इसका नाम काली कुमाऊं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो काली कुमाऊं इस एरिया का नाम था। इस काली कुमाऊं में भी एक कत्यूरी ब्रांच थी, तो अलग अलग जगह कत्यूरी ब्रांच डिवाइड हो गई, बिखर गए और इनका पतन हो गया। अब सब अलग अलग हो गए, सब बिल्कुल ऐसे हो गए, मूल सबका एक है, बेस सबका वही एक कत्यूरी है ना, लेकिन फाइनली सब अलग हो चुके। यहाँ पे भी एक कत्यूरी राजा था। इस जगह एक कत्यूरी राजा के बारे में जानकारी मिलती है, जब चंदवंश यहाँ पे आया तो कैसे आया, क्या है, उसकी जानकारी भी मिलता है कि काली कुमाऊं में एक कत्यूरी राजा था जिसका नाम था ब्रह्मदेव, इसका नाम भी ब्रह्मदेव मिलता है, ये हिस्टोरिकल है, इसकी कहानी ये मिलती है। काली कुमाऊं में कत्यूरी वंश का एक राजा था जिसका नाम ब्रह्मदेव था, काली कुमाऊं ब्रांच का राजा था ये ब्रह्मदेव। इस ब्रह्मदेव की एक बेटी थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि एक बेटी थी, बेटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कि एक बेटी थी, बेटा भी नहीं था, और इसको चाहिए था अपना सक्सेसर, इसको चाहिए था अपना उत्तराधिकारी, वो था नहीं इसके पास। राजा बूढ़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो चुकी है, बेटी ने 12वीं पास कर ली, नंबर अच्छे आए नहीं, आगे पढ़ने का रोकने के लिए उसको बोल दिया अब तेरे को तेरी शादी कराएंगे। बेटी ने बोला नहीं पापा, पापा ने बोला बेटा तेरे नंबर बहुत बेकार आए हैं 12वीं में, अब तेरी शादी होगी। अब इसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़का कहाँ से मिले, सारे अपने जैसे ही यहाँ पे, कौन है, कोई ढंग का चाहिए। हमेशा एक बाप अपनी बेटी के लिए और बेटर से बेटर वर चूज करने के लिए देखता है कि बेटर ऑप्शन मिले, बेटर ऑप्शन कोई ऐसा मिले जो मुझे पसंद आए तो मेरी बेटी के लिए फिर मैं उसे पसंद करूंगा। तो अब फाइनली क्या हुआ कि जब इंडिया में एक जगह पड़ती इलाहाबाद, और इलाहाबाद के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है झूसी। तो झूसी नाम की एक जगह से एक चंद राजकुमार था, चंद, ये चंद थे यहाँ पे भी, यहाँ पे चंद कोई छोटा मोटा कोई रजवाड़ा कोई रियासत थी कोई यहाँ पे भी।
आपको पता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा भारत टुकड़ों में विभाजित हो गया था, छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे एरिया थे, छोटे छोटे राज्य थे। ऐसे यहाँ पे थे कि चंदों का शासन था, यहाँ पे कोई चंद थे, लोकल राजा थे यहाँ के, इधर के। इन चंदों का एक राजकुमार था, और इस राजकुमार का नाम बच्चों मिलता है सोमचंद। क्या मिलता है? सोमचंद। तो सोमचंद नाम का व्यक्ति दरअसल आया कहाँ? यहाँ बद्रीनाथ में यात्रा के लिए। सोमचंद नाम का व्यक्ति बद्रीनाथ आया यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए आया था अपने 27 साथियों के साथ। अपने 27 साथियों के साथ उत्तराखंड की यात्रा पे आया। चलो भैया उत्तराखंड घूमने जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे घूमने के लिए। बद्रीनाथ घूमने गए। बद्रीनाथ घूमने की यात्रा, इस यात्रा के दौरान कोइंसिडेंसली इसकी भेंट हो गई ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव और सोमचंद की मुलाकात हो गई इसी बीच में, यात्रा के दौरान में ब्रह्मदेव भी मिल गया। अब ब्रह्मदेव तो बेटी के लिए हस्बैंड ढूंढ ही रहा था, दामाद ढूंढ ही रहा था अपना। तो हर लड़के को देखेगा तो बोलेगा, और बेटा क्या कर रहे हो, शादी हो गई? शादी नहीं? ओहो, कहाँ से हो? इलाहाबाद जूसी से। जूसी, अच्छा कौन सी फैमिली? अच्छा राजकुमार, अच्छा उस फैमिली से हो तुम? ओहो हो, बहुत बढ़िया। अच्छा बीटेक, अच्छा बीटेक कर रखा, ठीक है ठीक है। फाइनली क्या हुआ? अच्छा आईएएस की तैयारी, ओहो हो। अच्छा आप मेरे घर में आइए जरा, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं, मेरा राज्य है यहाँ पर, आप जाएंगे तो यहाँ से होते हुए जाइए, कुछ दिन मेरे यहाँ ठहर के जाइए। कुछ दिन तो गुजारिए काली गुमाऊ में। तो इन्होंने बोल दिया ब्रह्मदेव ने। सोमचंद ने बोला ठीक है यार, अब कहीं पे होटल में रुकना है, इससे अच्छा तो ये कि यहीं कर देते हैं। मिक्स कर रहा हूँ कहानी को, टेंशन मत लो, कोई कहानी नहीं पूछता एग्जाम में, बस याद रहना चाहिए आपको। ये आया, ब्रह्मदेव ने इन्हें अपने यहाँ ठहराया सोमचंद को। सोमचंद के व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलेंगे पर्सनैलिटी, सोमचंद की पर्सनैलिटी से ऐसा प्रभावित हुआ ब्रह्मदेव, तो ब्रह्मदेव ने बोल ही दिया कि सोमचंद जी एक बेटी है मेरी, ये देखिए वो रही, शर्मा गई वो देखो। तो ये बेटी का नाम था, कई जगह नाम मिलता है, चंपा देवी, ठीक है, राजकुमारी चंपा, चंपा देवी इसका नाम मिलता है। कहते किसी के नाम पे सोमचंद ने फिर इस जगह का नाम चंपावत रखा था। कहानी बहुत सारी है वैसे। चंपा देवी का मंदिर भी है चंपावत में। कुछ बोलते कि उस मंदिर की वजह से नाम पड़ रहा है, और रीजन कुछ भी हो, चंपावत का नाम चंपावत है जिसकी वजह से, वो 2-3 रीजन आपके सामने। तो सोमचंद ने बोला कि, सोमचंद अंदर से क्या सोच रहा है, अरे मैं यही मांगने तो आया था बद्रीनाथ में, इतनी जल्दी मिल जाएगा मुझे पता थोड़ी था। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल वैसे ही किल्लत चल रही है। ये लड़का भी आ रहा है यहाँ पे, बताओ जवानी की उम्र में कोई बंदा तीर्थ यात्रा आ रहा है, सोचो क्या मांगने आ रहा होगा। और भगवान बद्रीनाथ ये तो उसी समय खुश हो गया होगा। हो गया खुश। साथ में आपको बेटी के साथ साथ 15 बीघा जमीन भी देंगे। कितनी? 15 बीघा। सोमचंद ना कैसे कर दे? और सोमचंद जो आया था तीर्थ यात्रा के लिए, उसने हामी भरी, चट मंगनी पत बिया, शादी हो गई, 15 बीघा जमीन मिल गई चंपावत में। 15 बीघा जमीन मिली इसको, और इस 15 बीघा जमीन में इसने किलेबंदी शुरू कर दी सोमचंद ने। और इस तरीके से चंपावत में, यानी कि उस समय के काली गुमाऊ में, चंद वंश की स्थापना हो गई। जब ब्रह्मदेव की मृत्यु हुई तो को पूरा पूरा का पूरा काली गुमाऊ सोमचंद के अंडर में आ गया। ब्रह्मदेव ने सोमचंद को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था कभी, उसे सिर्फ 15 बीघा जमीन दे दी थी। उसके बाद रेस्ट ये था कि जब तक ब्रह्मदेव जिंदा रहा उसने काली गुमाऊ में शासन किया। जिस दिन ब्रह्मदेव की मृत्यु हुई उसके बाद ये पूरा काली गुमाऊ सोमचंद के हाथ में आ गया। चंपावत के नाम से आज प्रसिद्ध है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 15 बीघा जमीन है, इस जगह पे सोमचंद ने बनाया एक अपना बड़ा सा किला, और इस किले का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जिसका नाम है राजबुंगा का किला। राजबुंगा किला, नाम किले का क्या रखा? राजबुंगा। तो राजबुंगा का किला कहाँ है, या इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? चंपावत में। इसकी स्थापना किसने की? सोमचंद ने। तो एक किला बनाया, किला बनाया जाता है सुरक्षा के लिए, इसके अंदर सोमचंद रहता था, अपनी सुरक्षा का इंतजाम उसने किले के रूप में कर ही दिया। लेकिन इसके बावजूद इसने 4 किले और बनाए चारों दिशाओं में। इस किले के चारों दिशाओं में एक एक किले और बना दिए और सुरक्षा प्रदान की, और स्थानीय जातियों का सहयोग लेने के लिए उन्हें किलेदार नियुक्त कर दिया। स्थानीय जो लड़ाकू जाति थी, क्षत्रिय टाइप के राजपूत, एक थी तड़ागी जाति, उसको बनाया अपना किलेदार। दूसरे थे कार्की, ठीक है। तीसरी जाति थी यहाँ पे चौधरी, और चौथी थी बोरा, ठीक है। बोरा, कार्की, तड़ागी, चौधरी के सहयोग से इसने 4 किलेदार नियुक्त किए। अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये लोग अपने किलों को बोलते थे आल। क्या बोलते थे?
आल। और 4 किलो को क्या बोला गया कंबाइंडली? 4 प्लस आल, क्या हो गया? 4 आल। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 आल किसे कहते हैं? तो 4 आल, जो किलेदार थे उनको आल बोला जाता था, और इस तरीके से इन चारों को बोला गया क्या कंबाइंडली, क्या बोला गया चारों को? 4 आल। तो 4 आल थे। 4 आल में कौन कौन शामिल थे? तड़ागी, कार्की, बोरा और चौधरी। 4 आल में कौन कौन शामिल थे? तड़ागी, कार्की, बोरा और चौधरी। ठीक है, 4 आल है। तो इसने 4 आल की नियुक्ति की। इसके बाद इसने टैक्स कलेक्ट करना शुरू करना था अपने एरिया से, तो करना शुरू किया इसने। ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसने अपना एक कलेक्टर भेजा। बस ये फाइनल कहानी है, फिर हम लिखना शुरू करेंगे मेन मेन चीजों को। तो सोमचंद ने टैक्स कलेक्ट करने के लिए भेजा। हुआ क्या कि उस कलेक्टर को पकड़ लिया स्थानीय जनता में जो लीडर्स थे पहले के। क्या था कि ब्रह्मदेव के समय में कुछ लोगों का बहुत बड़ा औहदा था समाज में, कुछ जातियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था। वो थे फर्त्याल जाति और मेहरा जाति। मेहरा वाली नहीं, मेहरा नहीं, महरा। फर्त्याल और मेहरा जाति का काली कुमार में अच्छा खासा नियंत्रण था, कंट्रोल था, इनका प्रभाव था इस पूरी एरिया में। इन जातियों का ये था कि ये पहले भी राजपाट में इनका कहीं ना कहीं हिस्सा इनको रहता था। कहीं का किसी को मंत्री बना दिया, कहीं पे किसी को जो है कोई पोस्ट दे दी, तो इनका यूज करते थे पहले के राजा। कत्यूरी राजाओं के समय में भी इनका अच्छा खासा स्टेटस था। अब एक बाहर का आदमी उत्तराखंड में आके शासन शुरू कर दे रहा है, इन लोगों का कोई यूज नहीं कर रहा है, इनको जानता भी नहीं वो मेहरा और फर्त्याल कोई कौन है, और उसने भेज दिया है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। टैक्स कलेक्ट करने के लिए जैसे ही मेहरा और फर्त्याल ने देखा कि कोई टैक्स कलेक्ट करने आ रहा है, उसे बुलाया इधर। किसने भेजा? सोमचंद। अच्छा, सोमचंद ने पकड़ा उसका, उसकी धौण मरोड़ी, गर्दन अलग की, और गर्दन अलग करके एक चबूतरा सा बना दिया और उसके ऊपर उसकी गर्दन रख दी। आओ, कौन आया, किसको भेजेगा टैक्स कलेक्ट करने के लिए? सोमचंद समझ गया कि बिना स्थानीय, बिना लोकल लोगों के सहयोग के मैं यहाँ पे शासन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाहर से आया हूं, उसको भी पता था। तो उसने मेहरा और फर्त्याल को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए अपने शासन में, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर जम गया यहाँ पे अच्छे से, और इनकी सहायता से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। टैक्स वसूलना शुरू करने का मतलब है कि पूरा का पूरा उसका अपना अपने सिस्टम बना दिया, और विधिवत रूप से तरीके से चंद वंश की स्थापना हो गई। ये था सोमचंद, जो इस वंश का पहला राजा था। इस वंश में टोटल कितने राजा हुए हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। ओहो, अभी यही बताया था मैंने। तो इस वंश में बच्चों राजा हुए हैं 62, 62 राजा। हर एक राजा को नहीं पढ़ना, कुछ राजा बने और बनते ही मर गए, या कुछ इतने बेकार थे कि उन्होंने अपने टाइम में कुछ नहीं किया, कोई कहानी नहीं मिलती। तो 62 राजाओं में से कुछ को पढ़ेंगे। पहला राजा तो इनका सोमचंद, आपको पता लग गया, जो फाउंडर है चंद्रवंश का, चंद्रवंश का संस्थापक। आखिरी राजा है महेंद्र चंद, जो गोरखों से युद्ध हार गया था 1790 में, और फिर गोरखा रूल उत्तराखंड में लागू हो गया, शुरू हो गया। तो सोमचंद पहला राजा था, और 62वां राजा महेंद्र चंद था। ये तो नाम याद रखने ही रखने। अब अंदर और कौन कौन से राजा महत्वपूर्ण आएंगे, तो मैं आपको हल्का हल्का क्लू दे देता हूं। कुछ महत्वपूर्ण राजाओं में नाम लेना चाहूंगा मैं, तो एक होंगे भारती चंद, जबरदस्त राजा। एक आएंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कीर्ति चंद, जिसने उधम सिंह नगर की एक जगह बसाई जिसका नाम है जसपुर। एक है आपके रत्नचंद, रत्नचंद भी नहीं, रुद्रचंद, सॉरी, रुद्रचंद। एक है आपके बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद, जबरदस्त राजा, मतलब प्रतापी राजा ये सब हैं। फिर और कुछ राजाओं के नाम में बताएं, तो एक थे गरुड़ ज्ञानचंद, ये इन सबसे पहले आए थे, वैसे गरुड़ इससे भी पहले आए थे, गरुड़ ज्ञानचंद। फिर आए कौन? बालो कल्याण चंद के बाद कोई महत्वपूर्ण राजा दिखता है हमको, तो वो दिखता है आपका आपका बाज चंद, बाज बहादुर चंद, जो मैंने बोला था इस वंश का सबसे प्रतापी राजा वैसे बाज बहादुर चंद को बोला जाता। फिर आते हैं उद्योत चंद, फिर आते हैं ज्ञानचंद सेकंड। इसने गढ़वाल के राजा को इतनी बुरी तरीके से हराया कई बार, ज्ञानचंद ने, गढ़वाल का राजा अपनी गद्दी छोड़ के भाग गया। ठीक है, ज्ञानचंद सेकंड के बाद कोई हमें ठीक सा राजा दिखता है, तो दिखता है एक जगत चंद। सर लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद भी ठीक है यार, लक्ष्मी चंद तो बहुत बार हारा था वैसे, पर ठीक है, लक्ष्मी चंद को भी ऐड कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे राजाओं के नाम छोड़े हैं मैंने,
मैं टॉप क्लास राजा बता रहा हूँ इसमें बिल्कुल। लक्ष्मीचंद के समय में भी वैसे एक दो घटनाएं खास हुई थी, तो ठीक है। ऐसे कि जगत चंद था, फिर बहुत सारे बेवकूफ राजा हुए, एक दो राजा हुए, दीपचंद, एक था देवी चंद, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं उसको। और फिर एक राजा हुआ था कल्याण चंद फिफ्थ, वो भी बेवकूफ राजा था, कुमाऊं का कुंभकर्ण बोलते हैं उसको। फिर एक राजा हुआ मोहन चंद, उसके समय में सारा डायनामिक्स ही बदल गया बिल्कुल कुमाऊं का। रुद्रचंद। हाँ, रुद्रचंद। रुद्रचंद तो मैंने बता दिया। तो ऐसे इन राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है, एक एक करके। भारती चंद को याद रखना, ये मुझे बड़ा पसंद है, ये पसंद है, उद्योग चंद पसंद है मुझे, और सच बोलूं कई मायनों में मुझे लक्ष्मी चंद भी पसंद है, ठीक है। अब पसंद का रीजन इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में आप भी पसंद करें हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ क्वालिटीज हैं जो दिखती हैं। इन सब राजाओं के बारे में आप लोग एक एक करके पढ़ोगे, बीच में इक्के दुक्के और कुछ राजा आएंगे जिनके नाम आएंगे, जस्ट थोड़ा एक दो बातें आएंगी और कुछ नहीं होगा। तो हम वो शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चंदवंश आप लोगों ने डाल ही दिया होगा। आप लोग पहले इंट्रो लिखेंगे, अगर चंदों के बारे में कभी पूछेंगे तो आप क्या लिख के दोगे स्टार्टिंग में, वो आपको लिखना है, तो लिखिए। बोल दिया जाए, शुरू कर दें? जी सर। तो लिखिए, कत्यूरी राजवंश के समय, कत्यूरी राजवंश के समय, कत्यूरी राजवंश के समय संपूर्ण उत्तराखंड एक सूत्र में बंधा था। कत्यूरी राजवंश के समय संपूर्ण उत्तराखंड एक सूत्र में बंधा था। कत्यूरी राजवंश के समय संपूर्ण उत्तराखंड एक सूत्र में बंधा था, लेकिन इनके पतन के बाद, गढ़वाल 52 गढ़ों में विभाजित हो गया। लेकिन इनके पतन के बाद गढ़वाल 52 गढ़ों में 52 52 गढ़ों में विभाजित हो गया, और कुमाऊं कत्यूरियों की छोटी छोटी शाखाओं में बट गया। गढ़वाल 52 गढ़ों में विभाजित हो गया, और कुमाऊं कत्यूरियों की छोटी छोटी शाखाओं में बट गया, और कुमाऊं कत्यूरियों की छोटी छोटी शाखाओं में बट गया। पैरा चेंज करके लिखेंगे अब। इन बिखरे क्षेत्रों को संगठित करके, इन बिखरे क्षेत्रों को संगठित करके एक बड़े राज्य में, एक बड़े राज्य के रूप में, ऐसे लिखो, इन बिखरे क्षेत्रों को संगठित करके एक बड़े राज्य के रूप में संगठित करने का काम चंदवंश ने किया। बड़े राज्य के रूप में संगठित करने का काम चंदवंश ने किया, जिनका काल उत्तराखंड में, काल यानी कि जिनका टाइम, जिनका काल उत्तराखंड में 11वीं से 18वीं शताब्दी, 11th से 18th सेंचुरी, 11वीं से 18वीं शताब्दी, 11th से 18th सेंचुरी तक माना जाता है। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है, ठीक है। तो कुछ बातें ध्यान रखो बच्चों, फिर से बोल रहा हूं। कत्यूरियों के बाद अभी चंद भी ऐसे हैं कि चंदों के शुरुआती राजाओं की डेट भी नहीं है हमारे पास, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कोई कौन कब कहां किस समय राज कर रहा था। लेकिन गरुड़ ज्ञान चंद के आसपास से, या नहीं, राजा एक आते हैं नानकी चंद, अब एक राजा आएंगे नानकी चंद, इनका टाइम पीरियड मिलेगा हमको 1191 के आसपास का इनका टाइम पीरियड है, अभी लिखेंगे हम इनको, ये भी बड़े मेन है। तो शुरुआत के 10-12 राजाओं के बाद हम लोगों को कुछ राजाओं की डेट टाइम मिलने लगेंगी, और उसके बाद से हर राजा का मिलेगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास का
थोड़ा तरीके से थोड़ा हमें जानकारी मिल जाती है। हालांकि फिर भी बहुत सारी चीजों में मतभेद रहता है विद्वानों में, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, पुराने टाइम में बीत गई तो बीत गई, सही है गलत है कौन कह सकता है। लेकिन हाँ, अब कुछ टाइम बाद हमको मिलेगा। फिर भी सोमचंद के बारे में एक हल्का हल्का आइडिया लगाया जाता है। ये ऑलमोस्ट 1025 से 1030 के बीच कभी आया था उत्तराखंड में, ऐसा बोलते हैं। तो मैं लिखवा दूंगा अभी आपको। तो अब आप हेडिंग किसको डालेंगे? हेडिंग डालेंगे सोमचंद। अब हम एक एक राजा को हेडिंग डालेंगे, उसके दौरान की कहानियां, उसके दौरान हुई घटनाओं को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए राजा सोमचंद, सोमचंद, और नंबर 1 करके लिखना, नंबर 1 सोमचंद। और नंबर 1 क्यों लिखना है? तो बच्चों कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में राजा का नंबर पूछा गया। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि पंवार वंश का 55वां राजा कौन था। बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, पंवार वंश का 55वां राजा कौन था। सोचने में थोड़ा ऐसा होता है कि अरे यार बहुत सारी चीजें है हिस्ट्री से पूछने के लिए उत्तराखंड की, इन्हें नंबर ही पूछना रह गया था एक राजा का। लेकिन जब देखा बाद में पता चला 55 में 54वां राजा पूछा था, और 54वां राजा जब देख के पता लगा तो पता लगा उस राजा का नाम था प्रद्युमन शाह। और प्रद्युमन शाह एक बहुत ही जबरदस्त बहुत पावरफुल राजा था गढ़वाल का। तो उसका नंबर भी इंपॉर्टेंट हो गया, कौन से नंबर पे आया था। जैसे एक राजा और है जिसका नंबर सब याद रख के चलते हैं, उसका नाम है अजयपाल, 37वां राजा था। सब बोलते हैं 37वां राजा 37वां। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि अजयपाल कौन से नंबर का राजा था, 37वें नंबर का राजा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते कुछ राजाओं के नंबर, इसलिए नंबर लिखवाता हुआ चलूंगा। जैसे मान लो इसके बाद 2 राजा बेकार हुए तो मैं उनको छोड़ दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, उनका नाम भी नहीं लिखवाना। हम ज्यादा नहीं, क्योंकि 62 राजाओं को कहाँ लिखते रहेंगे हम लोग, लिस्ट नहीं लिखनी हमको। मान लो 2 राजा छोड़ेंगे तो जो मैं अगला राजा लिखाऊंगा तो उसमें आप नंबर डालोगे, नंबर 4, ऐसे करोगे आप, समझ रहे हो ना। नंबर 1 2 3 4 नहीं करोगे, आपको क्या जरूरत है यहाँ पे नंबरिंग करने की। बस आप नंबर बताएगा कि ये कौन से नंबर का राजा था। पहला राजा लिख लिया आप लोगों ने सोमचंद, हेडिंग लिखेंगे। इसके बारे में शॉर्ट में वो बातें जो मैंने बताई वो जरूरी है, लिखिए। ये चंद वंश का संस्थापक था, यानी कि फाउंडर था। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया। ये चंद वंश का संस्थापक था, ये चंद वंश का संस्थापक था, जो इलाहाबाद के झूसी से, जो इलाहाबाद के झूसी से, जो इलाहाबाद के झूसी, इलाहाबाद के झूसी से अपने 27 साथियों के साथ, अपने 27 साथियों के साथ उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आया था। अपने 27 साथियों के साथ उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आया था। सोमचंद की कुमाऊं आने की अनुमानित तिथि, सोमचंद की कुमाऊं आने की अनुमानित तिथि, ऐसे लिखना है स्लैश करके, 1025 1030 मानी जाती है। सोमचंद की कुमाऊं आने की अनुमानित तिथि 1025 1030 मानी जाती है। यानी कि इन 2 नंबर्स को याद रखना है, इस बीच का नंबर कोई और देगा नहीं। वो सोमचंद की कुमाऊं आने की अनुमानित तिथि 1025 1030 मानी जाती है। हो गया, पैरा चेंज करके लिखिए। यात्रा के दौरान, यात्रा के दौरान सोमचंद की भेंट, सोमचंद्र नहीं होगा, ध्यान रखना, चंद्र नहीं है, चंद है सारे, चंद। यात्रा के दौरान सोमचंद की भेंट काली कुमाऊं के कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव से हुई। यात्रा के दौरान सोमचंद की भेंट काली कुमाऊं के कत्यूरी राजा, काली कुमाऊं के कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव से हुई, ब्रह्मदेव से हुई। ब्रह्मदेव सोमचंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, ब्रह्मदेव ने करो, ब्रह्मदेव ने सोमचंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, ब्रह्मदेव ने सोमचंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपनी इकलौती पुत्री का विवाह, ब्रह्मदेव ने सोमचंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपनी इकलौती पुत्री का विवाह सोमचंद से करवा दिया। अपनी इकलौती पुत्री का विवाह सोमचंद से करवा दिया।
ब्रह्मदेव ने सोमचंद को दहेज में ब्रह्मदेव ने सोमचंद को दहेज में काली कुमाऊं में 15 बीघा जमीन, काली कुमाऊं में 15 बीघा जमीन प्रदान की, 15 बीघा जमीन प्रदान की तथा इसके अलावा तराई भाबर में, इसके अलावा तराई भाबर, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तराई भाबर ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, ज्योग्राफिकल वर्ड्स हैं, नेम हैं कहाँ के, हिमालय जहाँ पे एंड होना शुरू हो जाता है और नॉर्दर्न प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्लेन्स और हिमालय के बीच का जो जगह आती है उसको तराई और भावर बोलते हैं। उधम सिंह नगर में आपको देखने को मिलेगा, कोटद्वार में देखने को मिलेगा निचला हिस्सा। तो क्या बोला मैंने, ब्रह्मदेव ने दहेज में 15 बीघा जमीन तथा तराई भाबर में कुछ क्षेत्र, तराई भाबर में कुछ भूमि प्रदान की, तराई भाबर में कुछ भूमि प्रदान की, तराई भाबर में कुछ भूमि प्रदान की, यानी कि उधम सिंह नगर के आसपास का एरिया दिया इसको, तराई भाबर में कुछ भूमि प्रदान की। चलिए अब नोट लिखना है। अब इस 15 बीघा जमीन पे सोमचंद क्या करेगा, एक किले का निर्माण करेगा। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजबुंगा किला किसने बनवाया था, सोमचंद ने। लिखिए, सोमचंद ने दहेज में प्राप्त भूमि पर राजबुंगा का किला बनवाया। सोमचंद ने दहेज में प्राप्त भूमि पर, सोमचंद ने दहेज में प्राप्त भूमि पर, सोमचंद ने दहेज में प्राप्त भूमि पर राजबुंगा का किला बनवाया। जो आज का चंपावत शहर है, जिला नहीं, शहर, सिटी, जो आज का चंपावत शहर है। ठीक है, चलिए पैरा बना के लिखिए। काली कुमाऊं में उस समय 5 जातियों, काली कुमाऊं में उस समय 5 जातियों, डैश करके लिखना पड़ेगा आपको, मेहरा, परत्याल, देव, देक, करायत, ये उस समय 5 कोई जातियां थी यहाँ पे। तो ये 5 जातियों को वर्चस्व था यहाँ पे, है ना। तो इनमें से 2 को उठा के अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर दिया और बस इनकी मदद से पूरे काली कुमाऊं में शासन करने लगा सोमचंद। तो लिखो, काली कुमाऊं में उस समय 5 जातियों डैश मेहरा, फरत्याल, देव, देक व करायत का प्रभुत्व था, का प्रभुत्व था या प्रभाव था, का प्रभुत्व था। सोमचंद ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते, सोमचंद ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का मतलब समझते हो आप, एम्बिशियस था ये बंदा ना। तो सोमचंद ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते मेहरा और फरत्याल दल को अपने प्रभाव में ले लिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते मेहरा और फरत्याल दल को अपने प्रभाव में ले लिया, मेहरा और फरत्याल दल को अपने प्रभाव में ले लिया तथा उन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण पद देकर, तथा उन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण पद देकर उनकी सहायता से, तथा उन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण पद देकर उनकी सहायता से कर वसूलना शुरू किया, उनकी सहायता से कर वसूलना
शुरू किया। ठीक है जी, तो लिखिए पैरा चेंज करके। अब क्या बचे, देखो जब शुरुआत में जो ये राजा था ना, चंद राजा था, ये आप ऐसे ऐसे कह सकते हो कि जो काली कुमाऊं वाला एरिया था ना, काली कुमाऊं यानी कि आज का चंपावत, इसके जस्ट इधर पे एक नदी बहती थी जिसका नाम था काली नदी, और इधर था नेपाल। और आपको मैंने बताया था कि काली नदी के जस्ट उधर यानी कि ये जो वेस्ट नेपाल का एरिया था, ये एक बहुत बड़ा राज्य था, डोटी। डोटी राज्य बोलते थे इसको, इस एरिया का नाम डोटी था। और यहाँ पे भी कत्यूरियों की एक ब्रांच रूल कर रही थी। अगर आपको मैं ये कहूं कि कत्यूरी जब विभाजित हो रहे थे, अलग अलग बट रहे थे, तो इन सारे विभाजित कत्यूरियों में सबसे ज्यादा पावरफुल कत्यूरी थे डोटी के। कुछ समझ रहे हो बात को, कुछ बात समझ भाई। कत्यूरी डिवाइड हो गए और अलग अलग डिवाइड हो गए। कत्यूरी थे काली कुमाऊं के, कत्यूर घाटी के, अस्कोट के, बारह मंडल के, फलदा कोट के, पाली बचाओं के। लेकिन जो सबसे पावरफुल कत्यूरी थे इस समय वो डोटी के थे। एक तो थे पावरफुल, दूसरा इनके अंडर में कई सारे राज्य आते थे। इन्होंने काली कुमाऊं के कत्यूरियों को अपने अंडर में रख रखा था, इस ब्रांच को अपने अंडर में रख रखा था। यहां सोर वाला क्षेत्र आता था जो आज का पिथौरागढ़ है, ये भी इन्होंने अपने अंडर में रख रखा था। यानी काली नदी के उस पार के 3 क्षेत्र इनके अंडर में थे। तीसरा कौन था, सीरा, डीडी हाट वाला इलाका, पिथौरागढ़ का नॉर्थ वाला इलाका इनके अंडर में था पूरा का पूरा। और पिथौरागढ़ का साउथ वाला इलाका पूरा इनके अंडर में था। और फिर बचाइए क्या, काली कुमाऊं यानी कि चंपावत। तो पूरा पिथौरागढ़ और चंपावत यानी कि पूरा का पूरा एक साइड का पूरा हिस्सा ये है ना। और ये काली नदी है और ये डोटी, ये ऐसे रूल कर रहे थे बहुत बड़े हिस्से में। ये थे तो अलग ब्रांच, लेकिन ये टैक्स देते थे इनको पहले से, ये भी टैक्स देते थे, ये भी टैक्स देते थे। ये एरिया इनके अंडर में था। तो हुआ क्या कि जब काली कुमाऊं में ब्रह्मदेव के बाद सोमचंद आया, तो सोमचंद भी इनको टैक्स देता था। बड़े राजा से पंगा कैसे ले लें, बड़े राजा से अगर पंगा ले लिया तो युद्ध करना पड़ेगा, टैक्स नहीं दोगे तो युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करेंगे तो मरना ही मरना है तय, क्योंकि बहुत ताकतवर राज्य है, बहुत स्टैब्लिश अच्छे तरीके से। और ये बहुत पावरफुल राज्य था वास्तव में। ये इतना पावरफुल था कि एक झटके में सोमचंद को उखाड़ के यहाँ से फेंक सकता था, पर इन्होंने उखाड़ा नहीं। इन्हें टैक्स मिल रहा है, टैक्स पेयर बन गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सोमचंद अपने एरिया से टैक्स कलेक्ट करके राज्य कर रहा है, शासन चला रहा है, और एक टैक्स का बहुत छोटा सा हिस्सा डोटी को भी दे रहा है और अपने इनके अंडर में राज कर रहा है। यानी कि ये राजा थे और ये छोटे से सामंत थे इनके। तो एक राजा का नाम मिल जाता है हमको, डोटी के राजा का, जो इस समय राजा था डोटी का। और इस तरीके से पता लग जाता है कि सोमचंद उसके अंडर में रहकर राज कर रहा था काली कुमाऊं में। तो लिखिए पैरा चेंज करके, प्रारंभ में चंद राजा, प्रारंभ में चंद राजा डोटी के राजाओं के, प्रारंभ में चंद राजा डोटी के राजाओं के अधीन रहकर शासन करते थे। प्रारंभ में चंद राजा डोटी के राजाओं के अधीन रहकर शासन करते थे तथा डोटी को नियमित कर दिया करते थे, कर यानी टैक्स, तथा डोटी को नियमित कर दिया करते थे, तथा डोटी को नियमित कर दिया करते थे। इस समय डोटी का राजा, इस समय डोटी का राजा जय देव मल्ल था, जय देव मल्ल। इस समय डोटी का राजा जय देव मल्ल था, जय देव मल्ल, डबल ला लगेगा, ठीक है, मल्ल था। हो गया, सोमचंद हमारा एंड हो गया यहाँ पे। पर हाँ, वो दो जो चीजें बताई थी, चाराल वाली वो वाली, वो हम अगर लिखते हैं तो लिखने में थोड़ा सा ज्यादा हमारा लग जाएगा, तो हमें बनाना पड़ेगा। एक नोट है चौथानी ब्राह्मण वाला, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो पहले आप कुछ नोट और लिखेंगे, उससे पहले देख लो, इस नोट को लिखने से पहले देखो, एक वर्ड देखो, इसको याद रखना पड़ेगा रैका। दूसरा वर्ड याद रखना पड़ेगा मांडलिक, मांडलिक अभी समझाऊंगा। ये वर्ड यूज करने अपने मेंस में जब कभी लिखने को आएगा कुछ इससे रिलेटेड। तीसरा वर्ड होगा चौथानी ब्राह्मण, ठीक है। और चौथा वर्ड होगा चाराल, चार आल अलग से बोलो या चार आल बोलो। तो ध्यान से देखो, डोटी के राजा अपने आप को राजा नहीं बोलते थे, डोटी के राजा अपने आप को रैका बोलते थे। क्या बोलते थे, रैका।
यानी कि हम बोलेंगे कि जयदेव मल्ल डोटी का राजा था, लेकिन वो बोलते थे कि जयदेव मल्ल डोटी का क्या है, रैका है। समझ में आगे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? डोटी का रैका, रैका यानी कि रैका का मतलब राजा ही है, पर वो लोग राजा वर्ड यूज ना करके रैका वर्ड यूज करते थे। तो जयदेव मल्ल क्या था, डोटी का रैका था। सोमचंद डोटी के राजा का मांडलिक था। अब ये क्या मतलब हुआ, जब कोई एक बड़ा मंडल का राजा जो होता, किंग कह सकते हैं बिल्कुल सर, कोई मंडल का सामंत, राजा। सामंत मतलब मंडल का राजा बोल सकते हैं। पर हाँ, मंडल ही हो गया ये, मतलब डोटी के अंडर में 2-3 मंडल थे, 2-3 एरिया थे, उनको मंडल बोलते थे, मांडलिक राजा। लेकिन इसकी जो सेंस निकाल के देखी गई वो पता ये लगा कि जो बड़ा राजा होता है, इस राजा के अंडर में जब छोटा राजा होता है, बड़े राजा के अंडर में जो छोटा राजा होता है, ये छोटा राजा क्यों है, क्योंकि ये इससे बड़ा राजा वो है और ये उसको टैक्स भी दे रहा है, कर दे रहा है। तो इस छोटे राजा को हम छोटा राजा तो अपनी भाषा में बोल रहे हैं, इसके लिए वर्ड चलते थे, एक तो सामंत और दूसरा वर्ड चलता था मांडलिक। उत्तराखंड में सामंत वर्ड नहीं चलता था, सामंत तो इंडिया में चलता था, इंडिया में सामंत वर्ड चलता था, उत्तराखंड में चलता था मांडलिक राजा। तो अगर हम बोल दें कि सोमचंद जयदेव मल्ल का मांडलिक था, तो इसका मतलब सोमचंद जयदेव मल्ल के अंडर में एक छोटा सा राजा था। मांडलिक राजा का मतलब हो गया कि जयदेव मल्ल के एक मंडल का राजा है बस वो, मंडल उसके पास कई सारे थे, मंडल यानी कि एरिया है ना उसके। तो मांडलिक राजा का मतलब हो गया सामंत सीधे सीधे, और सामंत का मतलब होता है छोटा राजा, छोटा राजा का मतलब होता है कि राजा के अंडर में राजा। समझ में आ गया, ये है मांडलिक का मतलब। चौथानी ब्राह्मण, तो सोमचंद ने अपने राजपाट को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपको पता है कि धर्म के अनुसार शासन चलाने का सीन था, और धर्म की जानकारी और शास्त्रों की जानकारी तो ब्राह्मणों को होती थी। चार उस समय के जो ब्राह्मण थे, 4 ब्राह्मणों को नियुक्त करता था वो, 4 ब्राह्मणों को उसने अपने प्रशासन में हेल्प के लिए नियुक्त किया। मुझे बताइए नियम कानून क्या है, राजा को राजा कैसे शासन कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह सब। तो 4 ब्राह्मणों को उसने नियुक्त किया, जिनको चारों को कंबाइंडली क्या बोला जाता था, चौथानी ब्राह्मण। तो कहेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी, तो सोमचंद ने की थी, जिसमें क्या होता था कि 4 ब्राह्मणों को अलग अलग नियुक्त करता था। ठीक है। चाराल, चाराल का मतलब 4 किलेदार। ठीक है, और इनके नाम भी पूछ सकता है, मेरे ख्याल से आया भी है, बोरा, तड़ागी, कार्की और चौधरी। तो ये ध्यान रखना है, ये 4 जातियां थी जिसको उसने अपने अंडर में किया। और बाकी तो आपको मेहरा फर्तियाल वाला पॉइंट तो मैंने लिखवाई दिया है वहीं पे स्टार्टिंग में। तो अब ये कुछ चीजें रह गई हैं, फिर हम अगले राजा में बढ़ेंगे। जल्दी से लिखो, लिखो नोट। डोटी के राजाओं को रैका, डोटी के राजाओं को रैका कहा जाता था, डोटी के राजाओं को रैका कहा जाता था। अगला नोट लिखो, सोमचंद ने, सोमचंद ने प्रशासन में सहयोग के लिए, सोमचंद ने शासन में सहयोग के लिए, तो ज्यादा बेटर रहता है वर्ड, पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेंगे। सोमचंद ने शासन में सहयोग के लिए चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की, चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति की। सोमचंद ने शासन में सहयोग के लिए चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति की, चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति की, चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति की। और अगले वाले को लिखने के लिए तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा अच्छा है कि इसका डायग्राम ही बना लो, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा याद रखने के लिए भी और ज्यादा लिखना भी। राजबुंगा किला है, इसके चारों तरफ 4 किले बना दो। और ये हो गया, ऐसे लिख लो, बोरा, तड़ागी, चौधरी और कार्की। ठीक है, ऐसे बना दो।
हो गया। एक नोट लिखना है फाइनल, ये लिखवाना जरूरी है, मुझे लिखवाना ही पड़ेगा, ये डायग्राम तो बना ही दिया। लिखो जरा। सोमचंद ने राजबुंगा के चारों ओर एक एक किले का निर्माण किया। सोमचंद ने राजबुंगा के चारों ओर एक एक किले का निर्माण किया। एक एक किले का निर्माण किया और चारों किलों में एक एक चारों किलों में एक एक किलेदार नियुक्त किया। और चारों किलों में एक एक किलेदार नियुक्त किया। और चारों किलों में ये किले में एक एक किलेदार नियुक्त किया। चारों किले में एक एक किलेदार नियुक्त किया, जिन्हें चाराल कहा जाता था। ये वो पॉइंट है जिसे लिखाने के लिए मुझे ऊपर की 2 लाइनें लिखवानी पड़ी। जिन्हें चाराल कहा जाता था। चाराल कहा जाता था। अब देखो, अगला राजा जो था, सोमचंद खत्म। अगला राजा जो था उसका नाम था आत्मचंद। लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके बारे में, ना कुछ है। फिर आया पूर्णचंद। पूर्णचंद के बारे में भी कुछ खास ऐसा नहीं है। फिर आया इंद्रचंद। इंद्रचंद के समय में कुछ एक दो ऐसी चीजें हुई जो एग्जाम के लिए अच्छा हो सकता है, कहीं पे कोई पॉइंट लिखने के भी काम आ जाए मेंस में। तो इंद्रचंद चौथा राजा है, नंबर 4 डालना है इसको। सीधे राजा का नाम डालो इंद्रचंद, चौथा राजा इंद्रचंद। इंद्रचंद, तो इसका भी कोई टाइम पीरियड नहीं है फिलहाल। लिखिए, ये उत्तराखंड का पहला राजा था। ये उत्तराखंड का पहला राजा था जिसने उत्तराखंड में रेशम के कारखाने स्थापित किए। कारखाने यानी कि फैक्ट्री। ये उत्तराखंड का पहला राजा था जिसने उत्तराखंड में रेशम के कारखाने स्थापित किए। रेशम बनाने की तकनीक इंद्रचंद नेपाल से लेकर आया था। रेशम बनाने की तकनीक इंद्रचंद नेपाल से लेकर आया था। चलो, एक हेडिंग डालिए, पटरंगबाजी की प्रथा। पटरंगबाजी प्रथा इंद्रचंद के समय में चल पड़ी थी, पटरंगबाजी की प्रथा। तो इसमें तो एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा कि पटरंगबाजी की प्रथा किसके समय चली थी, इंद्रचंद के समय में, और कुछ नहीं पूछेगा डिटेल। पर मैं आप लोगों को एक आध लाइन लिखवा देता हूँ इसके बारे में कि ये क्या था। लिखिए, अब लिखने से पहले समझ लो ये था क्या। क्या हुआ कि इसने सोचा, इंद्रचंद ने, चलो कुछ नया करते उत्तराखंड में। रेशम के कीड़े लाया, फिर वही कैसे कैसे उनको पाल के कैसे उनसे रेशम निकाला जाता है, किस तरीके से वो पूरी टेक्निक सीखी समझा, और अपने राज्य में उसने रेशम के कारखाने स्थापित करके कारोबारी लगा दी, इस पे कारीगर लगा दिए। हुआ क्या कि रेशम का उत्पादन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, अच्छा नहीं हुआ उत्पादन, अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाया रेशम का। ठीक है, रेशम यानी सिल्क, उसका उत्पादन अच्छा हो नहीं पाया। इंद्रचंद परेशान हो गया कि क्या करें यार, इतना बढ़िया, मैं तो बहुत बड़ा एक बिजनेस प्लान सोच के चला था। सोचता है आदमी कि यार ये अच्छा होगा, फिर मैं अपने राज्य में ये करूंगा वो करूंगा, कई सारी चीजें सोचता है, सक्सेसफुल नहीं रहा। तो किसी ने पता नहीं कहां से, कोई होगा कोई टोटका टाटके वाला आदमी, किसी ने इंद्रचंद को बता दिया कि रेशम के कीड़े रेशम का उत्पादन अच्छा तब करते हैं, या रेशम का उत्पादन अच्छा तब होता है जब अफवाहें फैलाई जाएं, झूठ बोले जाएं राज्य में। अच्छा, अजीब बात है। तो राजा ने एक घोषणा कर दी कि अफवाह फैलाई जाएंगी, झूठ बोले जाएंगे, राज दरबार में डेली ऐसा काम होगा, ताकि रेशम अच्छा प्रोडक्शन करके दें हमको, रेशम के कीड़े दोस्त वो है ना। तो इस टाइप की चीजें होने लगी कि राज दरबार में अचानक से कोई मंत्री बैठा हुआ है, एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाएगा। हंसेगा। राजा बोलेगा क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो मंत्री, तुम क्यों हंस रहे हो। तो मंत्री बोलेगा आपको पता है
दिल्ली में सुल्तान के सामने एक नर्तकी नाच रही थी और नाचते नाचते उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई, और फिर ऐसे ताली मार के की, देखो कितनी मजेदार बात है। और इंद्रचंद भी जानबूझ के जबरदस्ती हंस रहा, अच्छा ऐसा हुआ। तो मतलब कहने का मतलब कि ऐसी बातें चल रही थी जिसका कोई ना सिर था और ना पैर। दिल्ली में क्या हो रहा है वो मंत्री को पता है सब कुछ। कैसे पता? वो दरबार में बैठे दिल्ली के, कि वहां पे कोई नर्तकी नाच रही थी, उसका पैर फिसल गया, गिर गई। इस बात पे हंसी चल रही है, पूरा दरबार हंस रहा है, खुश हो रहा है। ऐसी अफवाहें, ऐसे झूठ फैलाए जा रहे हैं, दरबार में कुछ अजीब अजीब बातें की जा रही थी बिन सिर पैर की। और इंद्रचंद को किसी ने बताया था कि जब ऐसा होता है तो रेशम के कीड़े अच्छा उत्पादन करते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को बोला गया इतिहास में पटरंगबाजी की प्रथा। तो इसको हम अच्छी भाषा में कैसे लिखेंगे? लिखिए, रेशम का उत्पादन, रेशम का उत्पादन अच्छा करने के लिए इंद्रचंद ने रेशम का उत्पादन अच्छा करने के लिए इंद्रचंद ने पटरंगबाजी शुरू की। पटरंगबाजी शुरू की। रेशम का उत्पादन अच्छा करने के लिए इंद्रचंद ने पटरंगबाजी शुरू की, जिसके तहत झूठी और बेबुनियाद बातें नगर में फैलाई जाती थी। जिसके तहत झूठी और बेबुनियाद बातें नगर में फैलाई जाती थी। जिसके तहत झूठी और बेबुनियाद बातें नगर में फैलाई जाती थी। आज भी इसे कुमाऊं में, आज भी इसे कुमाऊं में पटरंग्याल कहा जाता है। आज भी इसे कुमाऊं में पटरंग्याल कहा जाता है। इस प्रोसेस को, मान लो कोई मस्ती कर रहा है, अरे मस्ती में आदमी बेफिजूल की बातें करता है ना, कुछ भी कॉमेडी करता है, तो इसको पटरंग्याल बोलते हैं। आज भी कुओं में से पटरंग्याल कहा जाता है, हर जगह नहीं, कुछ जगहों में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको चंद्रवंश में और कत्यूरी डायनेस्टी में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो आपने पहले बच्चों ने जो पढ़ा है कत्यूरी को, तो आपको होता है उसमें स्पेसिफिक राजा की डिटेल नहीं पता लगती थी कि उसका कैरेक्टर क्या था, वो क्या करता था, क्या किया था, क्या नहीं किया था उसने। लेकिन चंद्रवंश में आपको देखने को मिलेगी हर एक राजा की स्टोरी थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी, कैसा राजा था, क्या करता था, ठीक है। तो इंद्रचंद हो गया हमारा एंड। अब अगले राजा का नाम लिखेंगे। अगले राजा का नाम भी कुछ खास नहीं है, पांचवा राजा भी कुछ नहीं कर पाया, नाम था उसका संसार चंद। फिर आया था हरिचंद, उसका भी कुछ नहीं, उसने भी कुछ नहीं किया, है ना। और एक और राजा था, उसको भी छोड़ेंगे, तीन राजा छोड़ेंगे हम, तो कौन से नंबर का राजा आ जाएगा अब? संसार चंद गया, सुधा चंद गया, हरिचंद गया। अगले राजा का नाम लिखिए आप लोग, भीष्मचंद। सर अरे 8वां। हाँ, आठवां है ना ये, भीष्मचंद। ये भीष्मचंद फर्स्ट है, ध्यान रखना, प्रथम है भीष्मचंद फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद एक और भीष्मचंद आएगा। सर तो यस, घनश्याम जोशी में 8वें नंबर पे वीणा चंद है। गलत है। देखो, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग लिस्ट दी है हमको, पर आप लोग इसको छोड़ के जो मैं बता रहा हूँ उसको करना, क्योंकि कई सारी बुक्स में अलग अलग दिया है। मैंने फाइनल जो लिस्ट तैयार की है वो इस हिसाब से देखना आप लोग, ठीक है। इसे लिखिए, भीष्मचंद को लिखो। इसका टाइम पीरियड है 1205 से 1226। 1205 से 1226। 1205 से 1226। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तुमने क्या बोला अभी अभी? घनश्याम जोशी में क्या है? सर वीणा चंद है 8वें नंबर पे। सही बोला, बिल्कुल। सॉरी बच्चों, जो फेयर में कर रहे हैं वो मन में मुझे दो चार गालियां देके नाम काट सकते हैं। मैं आपको छूट दे रहा हूं कि आप मन में मुझे दो चार गालियां दे दीजिए, ठीक है। और मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है, बस ये मान के आगे चलें, ठीक है। तो वीणा चंद ने बिल्कुल सही बोला। एक बहुत बड़ी स्टोरी हमारे दिमाग हमारे आगे से निकल के चली जाती है अगर हम वीणा चंद को नहीं पढ़ते। ये आठवां राजा खास है। ये आठवां राजा खास इसलिए है क्योंकि इसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि शायद हम चंद्रवंश को पढ़ते भी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, है ना। इसने ऐसा काम किया, इसने वो चीज छोड़ दी, लेकिन वो तो बाद में कोई एक बंदा आया जिसने चीजों को ठीक किया और तब मामला सही है।
तो वीणा चंद, इसका भी कोई टाइम पीरियड नहीं है। इसके बारे में सुन लो जरा, ये क्या बंदा था। ये बंदा, ये था विलासी राजा। और विलासी का मतलब जानते हैं आप लोग? विलासी का मतलब है कि ये राजपाट के सुख में ज्यादा आनंद लेने लगा। इसे विष्णु भगवान की तरह लेट के अंगूर खाना पसंद था और सामने डांसर चाहिए थी इनको। नर्तकियों का डांस देखना, ये सब करना, राजपाट से कोई मतलब ही नहीं है। क्या चल रहा राज्य में, जनता को क्या दुख है, क्या समस्या है, कोई मतलब नहीं। वीणाचंद एक अत्यंत विलासी राजा था। प्रॉब्लम एक ये भी थी कि ये निसंतान था, इसका कोई पुत्र नहीं था, इसका कोई बेटा नहीं हुआ था, ये निसंतान था। निसंतान का मतलब पुत्र विहीन था ये। ऐसी स्थिति में जब एक विलासी राजा हो, पुत्र भी कोई नहीं है, ये तो पूरे की पूरी गर्त में जा रहा है बंदा, कुछ कर नहीं रहा राज्य के लिए, देख नहीं रहा। सारी पावर्स इसके राज्य कर्मचारियों के हाथ में है। और होता क्या है कि एक खस राजा था, इस खस राजा ने क्या किया, इस पर अटैक कर दिया। ठीक है, खस राजा का नाम वैसे मिलता है बीजड़। इसने अटैक कर दिया वीणाचंद पे, और वीणाचंद पे अटैक करके इसको हरा दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीणाचंद के बाद उसका बदला लेने के लिए उसका बेटा भी मौजूद नहीं है। चंदवंश खत्म, यहीं खत्म, कुछ नहीं बचा इनका, तो चंदवंश यहीं पे एंड हो गया। 62 राजा तो दूर की बात, वीणाचंद का कोई बेटा नहीं है अब राजा बनने के लिए। इसने वीणाचंद को हरा के, उसको हटा के, और उसके बाद पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया। और अगले 200 साल तक, कितने, 200 साल तक खसों का राज रहा इस पूरे एरिया में, काली कुमाऊं के एरिया में। समझ रहे हो बात को? इतना बड़ा इसने कांड कर दिया वीणाचंद ने। सारा जो बड़ी मुश्किल से जमा हुआ था, चंद यहीं खत्म हो गए। लेकिन फिर कुछ चमत्कार हुआ। वो चमत्कार क्या था वो अभी बताऊंगा आप लोगों को, पहले लिखो, आप लोग लिखिए। यह निसंतान था, यह निसंतान था, यह पुत्र विहीन था। यह राजा निसंतान था, यह पुत्र विहीन था। ये एक अत्यंत विलासी राजा था। यह एक अत्यंत विलासी राजा था। यह एक अत्यंत विलासी राजा था। अत्यंत विलासी राजा था, जिस कारण शासन की सारी शक्तियां, जिस कारण शासन की सारी शक्तियां राज्य के कर्मचारियों के हाथ में चली गई। राज्य के कर्मचारियों के हाथ में चली गई, मतलब राज्य कमजोर हो गया ना, जिस कारण राज्य की सारी शक्तियां राज्य के कर्मचारियों के हाथ चली गई। इस दुर्बलता का लाभ उठाकर, दुर्बलता, कमजोरी, इस दुर्बलता का लाभ उठाकर खस शासक बीजड़ ने, इस दुर्बलता का लाभ उठाकर खस शासक बीजड़, बीज लिखना है बीज, और उसमें ड लगाना है पीछे, नाम मैंने लिखा भी है सामने। इस दुर्बलता का लाभ उठाकर खस शासक बीजड़ ने चंदों को पराजित कर, चंदों को पराजित कर उनका राज्य छीन लिया। चंदों को पराजित कर उनका राज्य छीन लिया तथा लगभग 200 वर्षों तक, तथा लगभग 200 वर्षों तक इस क्षेत्र में खसों का शासन रहा। तथा लगभग 200 वर्षों तक इस क्षेत्र में खसों का शासन रहा। लगभग 200 वर्षों तक इस क्षेत्र में खसों का शासन रहा, शासन रहा। तो मैं आपको एक, अब यहां पे तो खत्म हो गया एक तरीके से, लेकिन हुआ क्या। चौथा राजा याद है आपको, इंद्रचंद। इंद्रचंद का एक बेटा था और ये 5वां राजा बना था, इसका नाम था संसार चंद। इसका नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर ये वाला घटना ना घटती। संसार चंद ने अपने समय में राज किया, उसके बाद फिर अगला राजा सुधाचंद आया, फिर हरिचंद आया, फिर वीणाचंद आया था फाइनली। तो वीणाचंद का तो कोई बेटा था नहीं, तो
चंदों को जब हराया तो चंद कोई एक नहीं थे, चंद तो बहुत बड़ी फैमिली थे यहाँ पे मौजूद। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोमचंद है, जब कोई राजा बनता है तो उसका बेटा, दरअसल बड़ा बेटा मैं बोलूंगा, राजा बनता है, छोटा बेटा तो नहीं बन पाता। फिर इस बड़े बेटे का भी बड़ा बेटा राजा बनेगा, छोटा बेटा तो नहीं बन पाएगा। इसका भी बड़ा बेटा राजा बनेगा, ये तो नहीं बन पाएगा। और ये फैमिलीज भी इधर इंक्रीज हो रही हैं, आप समझ रहे हो। 2-4 पीढ़ी के बाद ही यहाँ पे कम से कम हमें 50-60 चंद दिखेंगे घूमते हुए, है ना। 50-60 चंद हैं, राजा एक ही बनता है, मौका एक को मिलता है। तो बाकी क्या होते थे, इनमें से जो ठीक ठाक योग्य होता था वो कहीं का गवर्नर, कहीं का कुछ मंत्री, कहीं का कुछ अधिकारी, कहीं का कोई सेनापति, इस टाइप से सेट कर देते थे, हर एक एरिया का उसको प्रमुख बना देते थे। तो इसी क्रम में संसार चंद का एक रिश्तेदार बताया जाता है, संसार चंद का रिश्तेदार बताया जाता है हिस्ट्री में। अब मैं रिश्तेदार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होगा। कि संसार चंद का बड़ा बेटा ये बन गया, संसार चंद का बड़ा बेटा राजा बना, फिर उसका बड़ा बेटा बना, और उसका बड़ा बेटा था वीणाचंद, है ना। इस क्रम में इधर आया कोई, फिर इधर आया कोई, फिर इधर भी। और एक थोड़ी ना हो सकता है किसी के 4-4 बेटे, उसके भी 4 फैमिलीज अलग अलग बनेंगी। अब इसके 4 हैं, इसकी भी अलग, इसकी भी अलग, ऐसे ऐसे करके कोई एक बंदा था यहाँ पे। 200 साल बाद की बात है, 200 साल बाद की बात है। तो एक 200 साल बाद, मतलब वीणाचंद की डेथ हो चुकी है, जो कुछ चंद बचे थे वो भाग चुके हैं इस तरफ, कहां, नेपाल की तरफ भाग गए हैं, डोटी में भाग गए। तो उन्हीं में से कोई एक था वीरचंद, और ये रिलेटिव बताया जाता है संसार चंद का। रिलेटिव कैसे रहा होगा आप आइडिया लगा सकते हो, मैंने सामने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की किस तरीके से रिलेटिव रहा होगा। एक का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा, कोई ऐसे तरीके से, ठीक है। इसी पीढ़ी में कोई आगे कई सारी फैमिलीज में से एक कोई वीरचंद नाम का लड़का था। वीरचंद लगभग 200 साल बाद हुआ वीणाचंद के। वीरचंद कब पैदा हुआ, वीणाचंद के लगभग 200 साल बाद। 200 साल बाद वीरचंद यहाँ रह रहा है। वीरचंद के बारे में थोड़ा बहुत लोगों को जानकारी है। यहाँ पे जनता क्या है, जो काली कुमाऊं की जनता है, काली कुमाऊं की जनता 200 साल से खसों के शासन को सहन कर रही है। सहन करने का मतलब ये है कि इनका शासन यहाँ पे अत्याचारपूर्ण था। 1 साल, 2 साल, 10, 20, 50, 100 साल हुए, 200 साल हुए। जब 200 साल हो गए, इतना लंबा टाइम हो गया, खसों का शासन बहुत ही ज्यादा अत्याचारपूर्ण होने लगा। तो यहाँ की जनता ने वापस से चंदों को ढूंढने की कोशिश की, कहां गए चंद, कोई तो चंद बचा होगा यार, इतनी सारी फैमिली, इतने सारे लोग थे चंदों में, कोई तो चंद राजा हो जो आए और हमें इन पर आक्रमण करे और इन्हें हराए किसी तरीके से। हम सहयोग करेंगे, हम सेना के रूप में उसके साथ जाएंगे। और सेना में जाते कौन थे, आम जनता ही तो सेना का हिस्सा बनती थी। हम जो है किसी चंद राजा को ढूंढेंगे, किसी चंद राजा को ढूंढ करके लाएंगे और इसको, खसों के राज को खत्म करेंगे, इस राजा को हटाएंगे और फिर से चंदों का शासन जो कि बहुत अच्छा चल रहा था उसमें जाएंगे। तो चंद राजा को ढूंढने की मुहिम शुरू हुई, और डोटी में जाके पता लगा कि संसार चंद का एक रिश्तेदार वीरचंद यहाँ पे मौजूद है, ठीक ठाक योग्य लड़का है, शस्त्र विद्या अस्त्र विद्याओं का ज्ञाता है ना। तो जब इस टाइप की चीजें दिखी तो वीरचंद को उठा के लाए ये लोग। वीरचंद के साथ एक पूरा मेहरा, फरतियाल, ये सारे लोग जो अच्छे अच्छे अधिकारी थे चंदों में, इन लोगों को भी तो दिक्कत हो रही है। जो बड़े बड़े अधिकारी थे चंदों के समय में, ये सारे मिलकर के एक प्लानिंग करते हैं और अटैक कर देते खसों पे। और खस जो कि बिल्कुल निश्चिंत बैठे थे कि अब कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं आएगा, कौन आएगा हमें वो करने के लिए। तो फाइनली चंदों में वीरचंद नेतृत्व करके खसों को हरा देता है 200 साल बाद, और वापस से फिर से चंद वंश की स्थापना हो जाती है। वीरचंद इस काम को करता है। तो वीरचंद नंबरिंग में अगला ही राजा आता है, 9वां राजा होगा, लेकिन 200 साल बाद 9वां राजा आया यहाँ पे एक, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में लिख लो, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। लिखो पैरा चेंज करके, खसों के भय से या डर से, खसों के भय से 5वें राजा संसार चंद का एक रिश्तेदार, 5वें राजा संसार चंद का एक रिश्तेदार वीरचंद नेपाल भाग गया था। नेपाल भाग गया था। खसों के अत्याचारपूर्ण शासन से नाराज होकर, खसों के अत्याचारपूर्ण शासन से नाराज होकर कुमाऊं की जनता खसों के सर 1 मिनट
सर आपने बोला खसों के भय से 5वें राजा संसार चंद का एक रिश्तेदार वीरचंद नेपाल भाग गया था। सर ये यस। थोड़ा इलॉजिकल नहीं हो गई सर लाइन? हाँ, इलॉजिकल नहीं है ये इलॉजिकल तब है जब हम इस चीज को समझे ना। देखो नहीं सर, आपने कहा ना देखो वीरचंद देखो, तो 200 साल के बाद पैदा हुआ, मतलब वहां बिल्कुल आया, बिल्कुल तो वो 200 कैसे साल भाग बाद गया है। था? देखो, कुछ चंद राजा, कुछ चंद लोग यहाँ पे अभी भी मौजूद थे जो जनता की तरह रह करके यहाँ पे शासन कर रहे थे। लेकिन वीरचंद को जब अपनी जान का खतरा महसूस हुआ तो नेपाल भाग गया था। वीरचंद मतलब मैंने थोड़ा शायद यहाँ बताते टाइम पे थोड़ा बता दिया कि पहले ही भाग गया था कोई रिश्तेदार, पर कुल मिला के ये है कि इन्हीं रिश्तेदारों में से एक था वीरचंद जो नेपाल भाग गया था और फिर वापस इसको लेके आए थे। तो ये यहीं रह रहा था उस दौरान, लेकिन अत्याचार चल रहा था खसों का, तो ये इधर भाग गया था उनसे डर के। 200 साल बाद, मतलब 200 साल तक तो शासन कर ही रहे हैं। इस बीच में कुछ चंद यहाँ पे मौजूद थे, उन्हीं में से एक था वीरचंद भी, है ना, था संसार चंद का रिश्तेदार। यहाँ पे शायद मैंने बताते टाइम आपको कोई बताया कि सारे भाग गए उधर उसी टाइम, तो सारे नहीं भागे। मतलब ये कह लो कि जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ वो ज्यादा सही है सर। ठीक है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत अभी भी पॉइंट आया या कुछ मिक्स हो गया इसमें कुछ? सर समझ में आ गई बात में। असल में आपने पहले ये बोला था ना वो बीणाचंद के 200 साल के बाद ये वीरचंद आया, अभी वो आ रहा है कि बिल्कुल वो आया। भाग गया था उसी टाइम, तो वो ऐसा लगा ना जैसे 200 साल पहले भाग गया था, अब कहाँ से आ गया? 200 साल पहले अगर कोई भागा होगा ना तो उसका रिश्तेदार भागा होगा, जो उसके दादा परदादा कोई रहे होंगे, मतलब हाँ जी, दादा वो परदादा। वीरचंद नेम नहीं हो सकता ना वीरचंद नहीं पर्टिकुलर। भागा होगा। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखवाया कि वीरचंद भाग गया था, तो वीरचंद ही भागा था दरअसल। ठीक है। ओके सर। उस ब्रांच में वीरचंद भागा। चलो लिखो जरा। वीरचंद नेपाल भाग गया। खसों के अत्याचारपूर्ण शासन से नाराज होकर, खसों के अत्याचारपूर्ण शासन से नाराज होकर, अत्याचारपूर्ण शासन से नाराज होकर कुमाऊं की जनता वीरचंद को बुला लाई। कुमाऊं की जनता वीरचंद को बुला लाई। कुमाऊं की जनता वीरचंद को बुला लाई। इसने अंतिम खस राजा, बीजड़ के बाद कई राजा हुए, उनमें आखिरी था, उसका नाम बता रहा हूं मैं अभी। इसने अंतिम खस राजा सोपाल, सामने लिख दिया नाम। इसने अंतिम खस राजा सोपाल को पराजित किया। इसने अंतिम खस राजा सोपाल को पराजित किया और एक बार फिर चंद सत्ता को स्थापित कर दिया। और एक बार फिर चंद सत्ता को स्थापित कर दिया। ठीक है। तो आप कहीं नोट में ही ऐड करके ऐसे इसका नाम डाल दो बस, वीरचंद का 9वां राजा था, 9th राजा था वीरचंद। ठीक है, वीरचंद का नाम डाल दो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब चंद धीरे धीरे पावरफुल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक झटका भी लग चुका है। तरीके से चलेंगे, अपने राज्य को अब राज्य जितना ना मान के एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। और तब सामने निकल के आता है एक बहुत जबरदस्त राजा जिसका नाम है भारती चंद। उसका टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक राजा को और लिख लें, 2-3 लाइनें, या आप लोग थक गए हैं क्या? सर लिखवा दीजिए। लिखवा देते सर हैं हम लास्ट। सकते। लिखो, नानकी चंद। नानकी चंद, नानकी चंद। इसका टाइम, यहां से हमें हर राजा का टाइम पीरियड मिलेगा, हर राजा का, हर एक राजा का। तो इसका टाइम पीरियड है 1175 से 1177 से, सॉरी 1195। ठीक है, 1177 से 1195 तक ये राजा रहा। ठीक है, क्या नाम है? नानकी चंद। ये सिर्फ एक चीज के लिए फेमस है, सिर्फ एक ही चीज के लिए जाना जाता है कि इसके टाइम पे नेपाल के एक राजा ने अटैक किया था उत्तराखंड में, और अटैक करने के बाद उत्तराखंड को जीत करके और फिर बिहार की तरफ चला गया, और फिर बिहार को जीत करके वापस नेपाल चला गया। मतलब ये राजा केवल शौर्य प्रदर्शन के लिए एरिया को जीत रहा था और जीत करके छोड़ दे रहा था, अपने अधीन नहीं रखा इसने किसी भी एरिया को। नेपाल मतलब कंप्लीट नेपाल का एक राजा था, उसका नाम था अशोक चल्ल। शायद इसका नाम पहले भी कभी आया हो। तो अशोक चल्ल जो था उसने 1191 में अटैक किया। कहां? उत्तराखंड पे, और उत्तराखंड को जीत करके वापस चला गया।
अब नानकी चंद पे क्या कद्दू फर्क पड़ रहा है, कोई राजा आके अटैक करके जीत करके चला जाए, क्योंकि ये तो वैसे भी किसी के अधीन है, इसके नहीं तो उसके अधीन हो जाएगा, इसको क्या फर्क पड़ रहा है। तो कुछ टाइम तक अशोक चल के अंडर रहा। फिर अशोक चल के बेटे ने, अशोक चल का बेटा था कराचल देव, तो जो मैंने भीष्मचंद बताया था ना, भीष्मचंद फर्स्ट बताया था, उसके टाइम पे कराचल देव जो था वो अशोक चल का बेटा था। 1223 में इसने अटैक किया उत्तराखंड को और फिर से जीत करके, बस किसने जीतना था, अपने शौर्य का प्रदर्शन करना था। कराचल देव जो कि अशोक चल का बेटा था, इसने 1223 में उत्तराखंड पर अटैक किया, उसको जीता और फिर वापस चला गया। इस दौरान उत्तराखंड का इसका काली चंद राजा कौन था, भीष्मचंद फर्स्ट, जो मैंने अभी लिखवाई दिया था, इसको हम फिर लिख लेंगे बाद में। फिलहाल नानकी चंद को लिखते हैं। अशोक चल वाला ये एग्जाम में इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अशोक चल कहाँ का राजा था, अशोक चल ने उत्तराखंड पे कब अटैक किया, तो कई बार आ गया। अशोक चल के समय में कौन राजा था, ये तो नहीं आया, पर ये आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, शायद एक बार ये आ भी चुका है कि अशोक चल के समय में चंद राजा कौन था, नानकी चंद। तो लिखो इसके काल में, हाँ ये 10वां लिखो, इसे 10वां लिखो, 10वां राजा नानकी चंद, बिल्कुल सही। देखिए इसके काल में नेपाल के शासक अशोक चल ने, इसके काल में नेपाल के शासक अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया। इसके काल में नेपाल के शासक अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया तथा संपूर्ण उत्तराखंड को जीत लिया, संपूर्ण उत्तराखंड को जीत लिया। 2 नोट लिखने हमने, एक इसकी डेट की और एक ये जो सारी बात हमें पता लगी है कि इसने यहाँ अटैक किया है, इसको जीत लिया, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, हमारे पास एक इसका जीता जागता अभिलेख है, जीता तो नहीं बोलेंगे हम, पर हाँ एक अभिलेख है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, याद है आपको। तो मैंने आपको बताया था कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख नागवंश से रिलेटेड है, लेकिन इसने भी उसमें जानकारी लिख कर दे दी है। गोपेश्वर में त्रिशूल लेख स्थापित किया, उसमें लिख करके दे दिया अपनी इस युद्ध की, इस विजय के बारे में जानकारी खुद अशोक चल लिखवा रहा है। गोपेश्वर में त्रिशूल लेख मौजूद है। त्रिशूल लेख मतलब बड़ा सा त्रिशूल है, उसमें गुदवा दिया इसने कुछ जानकारियों को। तो लिखिए अशोक चल ने 1191 में 1191 में अशोक चल ने 1191 में उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। अशोक चल ने 1191 में 1191 में उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। 1191 में उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। और अगला और आखिरी नोट लिखेंगे हम लोग, अशोक चल ने उत्तराखंड अभियान की जानकारी, अभियान यानी कि इसका कैंपेन था जो ये, अशोक चल ने उत्तराखंड अभियान की जानकारी गोपेश्वर अभिलेख में दी है। अशोक चल ने उत्तराखंड अभियान की जानकारी गोपेश्वर लेख में दी है, गोपेश्वर लेख में दी है। उत्तराखंड अभियान की जानकारी गोपेश्वर लेख में दी है। तो आज के लिए इतना ही, काफी हमने समझ भी लिया, काफी हमने लिख भी लिया, सीख लिया। आगे हम अगली क्लास में करेंगे अब, ठीक है। अगली क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत जरूरी होंगी, बिल्कुल छोड़ना नहीं है लेक्चर्स को। अब आगे के 2-4 लेक्चर्स कम से कम ऐसे होंगे जिनमें बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग, मतलब अब उत्तराखंड की हिस्ट्री आपको दिखने की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।